दोस्तों जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का एग्जाम देने वाला है रिटर्न, जिसका फिजिकल निकल गया है, उसके लिए आज की वीडियो बहुत काम की है। देखो कैसे काम की है कि आपके पास समय तो कम है। अब आपको इस एक महीने में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और मैथ्स और रीजनिंग 50 नंबर का आता है, सही बात है। अब जिसका मैथ्स वीक है वो पढ़े कैसे कि सर एक महीने में तो कॉन्सेप्ट बनाते बनाते समय निकल जाता है। अब आपको पूरा पढ़ना है, पूरा मैथ्स पढ़ना है, पूरा रीजनिंग पढ़ना है, और 14 सितंबर 2025 को पेपर है। अच्छा, ये पेपर भी ऐसा नहीं जो हर साल होता है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगले साल देंगे। ये इसके पहले 2018 में हुआ था, 2018 के बाद 2025 में हो रहा है, तो पेपर भी हर साल नहीं होता। अब जिन लोग का फिजिकल निकल गया है वो खुश होंगे कि चलो पेपर तो निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिटर्न 14 तारीख को है, मतलब 14 सितंबर 2025 को है, और टाइम नहीं है। इतने कम समय में पूरा मैथ्स प्रिपेयर करना, रीजनिंग प्रिपेयर करना आसान नहीं है, और उनके लिए और आसान नहीं जिसको मैथ्स से डर लगता है। तो उसके लिए बेस्ट वीडियो है आज की कि कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, मतलब कैसे खोजेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो, एक महीने में एक एक चीज पढ़ के आप पूरा मैथ्स कवर कर लो, पूरा रीजनिंग कवर कर लो, ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, एकदम सच्ची बता रहा हूं। ठीक है, वो झूठ बोलते हैं जो बताएंगे कि एक महीने में आप पूरा मैथ्स कर लोगे। भाई 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं मैथ्स पढ़ने में, रीजनिंग पढ़ने में, कहां से एक महीने में होगा। तो और अभी एक महीना बचा भी नहीं है, आप ढंग से देखोगे तो मुश्किल से 25 दिन 20 दिन बचा है, इसमें हमको प्रिपेयर करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग से कैसे करेंगे, देखो 2018 में पेपर हो, तो वो मेरे पास पेपर है, मैं आपको दिखाता हूं। ये 2018 का पेपर है, ठीक है, पुलिस भर्ती, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का पेपर है। थोड़ा सा फटवट गया क्योंकि 2018 का दिख रहा है, आपको पेपर देख लो, ठीक है। इसमें जितना भी प्रश्न पूछा है मैथ्स का, उस समय थोड़ा सा सिलेबस चेंज था, ठीक है, तो जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें अलग अलग रेशो का है, एचसीएफ एलसीएम का है, तो मैं क्या करूंगा, देखो जैसे अगर मानो कि रेशो का, जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन मैथ्स का है जो 2018 में 11वां नंबर का है। ये कौन सा नंबर का है? 11वां। तो ये जो क्वेश्चन है ये एचसीएफ एलसीएम का है, ठीक है। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो टॉपिक से क्वेश्चन होगा, देखो उसको मैं पहले बेस समझाऊंगा, फिर उस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो क्या होगा, जितने क्वेश्चन होंगे, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन है, ठीक है। उस समय सिलेबस चेंज था तो 40 क्वेश्चन पूछा है मैथ्स का, रीजनिंग का 10 पूछा है, अभी मैथ्स कितना हो गया 20। तो जितना प्रीवियस ईयर में पूछा है अपन एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब जैसे ये टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जितना बेसिक आपको जानना जरूरत होगा मैं सब सिखा दूंगा। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन होगा जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, ठीक है, लाभ हानि से रिलेटेड, तो लाभ हानि का सारा बेसिक बताऊंगा, फिर उस क्वेश्चन के टाइप बहुत सारा कराऊंगा, फिर वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो ऐसे हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे टॉपिक में कमांड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। तो ठीक है, अभी आप देखोगे हम पढ़ने कैसे वाले। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, 11वां नंबर का, ठीक है। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा क्वेश्चन का, ठीक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, उसका लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है, फिर इस तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको ट्राई करना। फिर सेम इसी तरह का अगला जैसे प्रॉफिट लॉस का आएगा तो उसको भी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके 2-3 क्वेश्चन दूंगा, फिर एग्जाम के क्वेश्चन दूंगा। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, कम समय में मेरे को लगता है हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 2018 के पुलिस भर्ती का क्वेश्चन है, इससे शुरुआत करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और 2018 के क्वेश्चन पेपर का 11वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है क्या, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 5, 4 और 3 से विभाजित हो सकती, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, आराम से समझना। जैसे हम लोग एक बात समझते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सर ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या मतलब होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि सिंगल एक अंक की सबसे बड़ी संख्या या एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है, ठीक है। उसके बाद 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है और सबसे छोटी संख्या
100 है। और 4 अंक बोला तो सबसे बड़ी संख्या 9999 है और सबसे छोटी संख्या बोला तो 1000 है। सही बात है। थोड़ा सा बेसिक समझे तो सर जो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, दोनों में 1 का अंतर है। मतलब अगर इसमें 1 जोड़ दूं तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें 1 जोड़ दूं, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल यहां पर सेम वही लॉजिक यहां पर लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ क्या रहे हैं? यहां पर समझ रहे हैं, पहला वर्ड बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका मतलब समझ में आया कि 1 अंक की छोटी 0, बड़ी 9, 2 अंक की छोटी 10, बड़ी 99, 3 अंक की छोटी 100, बड़ी 999। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। इतना बात समझ में आया। अब आगे की बात समझते हैं। क्या बोला? जो 4, 5, 6 और 3 से विभाजित हो सके। मतलब आपको यह देखना है कि 3 अंक की वो सबसे बड़ी संख्या, देखो ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब बनाने का प्रोसेस क्या है? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें वो सबसे बड़ी संख्या देखनी 3 अंक की जो किस किस से भागो, जो 5 से भागो, जो किससे भागो, 5 से भागो, 4 से भागो, 3 से भागो। जो तो इसका मतलब क्या है? आप इनमें से देखो कौन 5 से भाग हो रहा है, फिर कौन 3 से भाग हो रहा है, फिर कौन 4 से भाग हो रहा है, और जो संख्या तीनों से भाग हो और उनमें जो सबसे बड़ी हो वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? देखो क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या देखना है? आपको देखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 3 से पूरी तरह भाग हो। और ये ऑप्शन दिया है 900, 920, 950, 960। इसमें क्या देखना है? ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। तो पहले आप देखो कि क्या सभी संख्या 3 से भाग हो रही है, क्या सभी संख्या 4 से हो रही है, क्या सभी संख्या 5 से हो रही है। मतलब एक ऐसी संख्या जो 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो। उसके बाद अगर मान लो वो चारों भाग होती है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 960। इतना बनाते रहोगे तो पूरे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनाओगे भाई, इतना नहीं बनाना। तो बनाने का प्रोसेस क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो देखो एक बहुत बेसिक समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मेरे को बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? आपको एलसीएम का मतलब पता है ना? वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 3 से भागो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 3 से भागो। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2 ऑल्सो, तो उसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज नोन एज एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर। समझ में आया? तो क्या होगा? 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ऐसे निकाले हो ना बचपन में। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, और डायरेक्ट तरीका क्या है? सर 2 और 3 है, दोनों को प्राइम है, सहभाज्य संख्या है, तो बस दोनों को गुणा करो, 2 और 3 6। समझ में आया? तो 2 और 3 को कौन डिवाइड कर देता है? मतलब 2 और 3 6 को पूरी तरह डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। चलो एक बात समझ में आ गई कि सर 6 वो संख्या है जो 2 से भी भाग हो जाती है और 3 से भी भाग हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, स्टार पॉइंट लगा के समझना। जो संख्या मतलब जिस संख्या को 6 भाग कर देगा ना उसको 2 और 3 भाग कर देगा। क्या बोला? समझ में आया? देखो 2 और 3, 6 2 से भी भाग हो जाती है, 6 3 से भी भाग हो जाती है। सही बात है। अब 6 जिसको भाग कर देगा उसको 2 और 3 भाग कर देगा, आपको देखने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे को बताओ 12 6 को भाग करेगा ना, देखो 12 6 से भाग हो जाएगा, 12 6 से भाग होगा ना, तो इसका मतलब है 12 2 से भी भाग होगा, 12 3 से भी भाग होगा। समझे? जैसे 18 6 से भाग होता है का मतलब है 18 2 से भी होता है, 3 से। देखो 2 6 12, 3 चौक 12, 2 नी 18, 3 6 18। समझे? कहने का मतलब अगर 6 12 6 4 6 चौक 24, 24 अगर 6 से भाग होता है तो 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। इतना समझे? अब जैसे अब एक और बात बताता हूं। जैसे 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? बताओ 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है?
3 और 4 का दोनों अलग अलग है ना, तो 12, इसका एलसीएम क्या होगा 12, क्योंकि इसको 3 और 4 को आपको 4 पूरा चाहिए काटने के लिए और 3 पूरा चाहिए, सही बात है। तो एलसीएम क्या होगा 12। इसका मतलब 12 जिन जिन को भाग कर देगा उनको 3 और 4 भाग कर देगा, देखने की जरूरत है ही नहीं। जैसे 24, 12 24 को भाग करता है ना, तो उसको 3 भी करता है और 4 भी। अब ये बात सिखा क्यों रहा हूं, ये बात इसलिए सिखा रहा हूं कि हम लोग क्या निकालेंगे 5 4 और 3 का एलसीएम। क्या बोला मैं, 5 4 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 5 4 3 का एलसीएम क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। 5 4 और 3, 5 4 और 3 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे। अब देखो मेरे को 4 को काटने के लिए देखो ऐसे करूंगा, मैं बेसिक तरीका बताता हूं पहले। तो बेसिक क्या है, 2 दूनी 4, सही बात है। फिर 2 एकम 2, सही बात है। फिर 3 एकम 3 और फिर फाइनली 5 एकम 5। ये बेसिक तरीका है, सब एक एक आ गया। तो क्या करते इसको गुणा, 2 दूनी 4, मतलब इसको गुणा करोगे ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 पंचे 60। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर 5 4 और 3 का एलसीएम निकाले तो आपस में कोई ऐसा नंबर है क्या जो किसी को भाग करे, नहीं है ना। तो चुपचाप देखो, 4 को काटने के लिए पूरा 4 चाहिए था, 5 को काटने के लिए पूरा 5 चाहिए और 3 को काटने के लिए पूरा 3 चाहिए ना मेरे भाई। तो क्यों इतना भाग करना, सीधा गुणा करो। 5 चौक 20, 20 तिया 60, मतलब 3 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 और 5 का एलसीएम 60 होगा। समझ में आया। अब जिस जिस संख्या को 60 भाग कर देगा उस संख्या को 5 4 और 3 भाग कर देगा। तो बार बार चेक करने की जरूरत है नहीं है। सर आप देख लोगे इन संख्या में किसको 60 भाग करता है, जिन संख्या को 60 भाग करता है उसको 3 4 और 5 भी भाग कर देगा। समझ में आया। तो देखो अब चेक करते हैं, ध्यान से देखना। क्या 900 को 60 भाग करता है, देखे तो देखो 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचेगा 6 पंचे 30। हाँ सर 900 को 60 भाग करता है, तो इसका मतलब 900 को 5 4 3 भी भाग कर देगा, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया। उसी तरह क्या 900 को 920 है ना, क्या 920 को 60 भाग करेगा, तो देखो 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचेगा 6 पंचे 30। नहीं, 920 को 60 भाग नहीं कर पाया, तो 920 को 3 और 4 5 भी भाग नहीं कर पाएगा। आया समझ में। अब देखो क्या 950 को 60 भाग करता है, देखो 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, नहीं करता, तो 950 को 4 4 5 3 भी भाग नहीं कर पाएगा। अब 960 में 60 से भाग करो, 6 एकम 6, 6 छिके 36। हाँ 960 भी वो संख्या है जिसको 60 भाग करता था और 900 भी वो संख्या है जिसको 60 भाग करता है। तो बताओ इन दोनों, अच्छा अगर ये दोनों को 60 भाग करता है का क्या मतलब है कि इसको 5 4 3 भी भाग करेगा। सही बात है। अब क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो बताओ इन दोनों में बड़ी कौन सी संख्या कौन सी है। सर इसमें बड़ी 960 है, मतलब आंसर क्या होगा 960। आया समझ में। अब आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं, देखो यह तरीका मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है 960, लेकिन यह भी थोड़ा लंबा है। हालांकि लंबा नहीं, अगर इसको डायरेक्ट समझो तो कैसा था, आप सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 भाग करता हो, मतलब एक ऐसी संख्या बड़ी संख्या खोजना है जिसको 3 4 5 भाग करता है। तो आप क्या करोगे, 3 4 5 का एलसीएम निकालोगे जो कितना होगा 60 होगा। सही बात है। उसके बाद 60 से चेक कर लो, 60 इसको करता है, इसको नहीं करता, इसको भी नहीं करता और इसको करता है, तो ये दोनों में बड़ी कौन सी है 960। समझ में आया। लेकिन एक इससे भी छोटा तरीका है, इससे भी छोटा तरीका, देखते आंसर करते। देखो कैसे, ऑप्शन लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है 900, 920, 950, यही है। 3 अंकों की बड़ी संख्या निकालनी जिसको 3 4 5 भाग करता हूं। लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या पता है, आपको डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है सेकंडों में आंसर आएगा मेरे भाई। कैसे, आपको अगर 3 का डिविजिबिलिटी पता है तो 3 का क्या होता है
कि ऐसी संख्या जिसको जोड़ो, ऐसी संख्या देखो, ऐसी संख्या जिसको जोड़ो, किसको जोड़ो, उसके डिजिट को जोड़ो, किसको जोड़ो, जैसे 1 2 3 क्या है 1 2 3, तो 1 धन 2 धन 3 डिजिट को जोड़ो और 3 से भाग करो। समझ में आया? तो अगर ऐसा कर पाओगे और वो संख्या 3 से भाग हो जाती है। अब आप बोलो कि सर उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने डिविजिबिलिटी का एक वीडियो पूरा बनाया हूं। आया? क्या बनाया हूं? वीडियो बना, आप उसको देखोगे तो 1 सेकंड में आंसर होगा। अब आप बोलो कि सर 1 सेकंड में आंसर करके दिखाओ। देखो, ऐसी संख्या खोजनी ना जिसको 3 4 5 भाग करे, तो 3 का नियम कहता है कि देखो ये 3 से भाग नहीं होती। अब बोलोगे आपको कैसे पता? बताता हूं, ये भी 3 से भाग नहीं होती, ये संख्या 3 से भाग होती, ये भी 3 से भाग होती। समझ में आया? उसके बाद अगर ये संख्या 3 से भाग नहीं होती तो इसको देखना ही नहीं है। अब 4 से भी ये भाग होती है, डबल 0 है और ये 60 है, और 5 से भाग होती है 0 है, ये 0 है, तो इनमें बड़ी कौन है? सर ये वाली संख्या। अब आप बोलोगे सर ये तो आप जल्दी से बना दिए, ठीक है, तो कैसे पता है? क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी पता है कि संख्या को देखते मैं बता देता हूं कि कौन सी संख्या किससे भाग होगी। अब आप बोलोगे सर हमको तो नहीं पता, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूं, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाज्यता का नियम, उसका आप वीडियो देख लेना। मैं उसका क्या बोलते हैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। अगर आप देख लोगे और डिविजिबिलिटी सीख जाओगे तो गारंटी है इसको सेकंडों में बनाओगे, मतलब समय नहीं लगेगा इतना लंबा एलसीएम निकाल रहे ये कर रहे, नहीं, सीधा आपको पता होना चाहिए कि 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है। अगर पता है तो आंसर सेकंडों में था, ठीक है, तो वीडियो को देखना। समझ में आया? अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक, वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, आप उसको लिख लेना, उसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट करना। अब अपन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक परीक्षा में 1/3 छात्र, कितने तिहाई छात्र? 1/3 छात्र असफल रहे, मतलब एग्जाम हो रहा होगा और उसमें 1/3 छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। सही बात है। और उसके बाद क्या बोला? यदि पास किए छात्रों की संख्या 48 है, नंबर जो पास हुए वो कितने हैं? 48 है। सही बात है। तो क्या निकालना? कुल कितने छात्र है, कुल कितने छात्र है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया? अब बहुत लोग को तो पता होगा, लेकिन मेरी गारंटी बहुत लोग को नहीं भी पता होगा कि सर ये 1/3 का क्या मतलब होता है। सही बात है, इसको पहले अच्छे से समझते हैं। तो देखो, जैसे सोचो आप लोग की एक कक्षा है, या आप कभी तो पढ़े होगे 10वीं 11वीं 12वीं, है ना, कॉलेज में पढ़ ही रहोगे। तो मान लेते हैं उसकी टोटल स्ट्रेंथ मान लेते हैं 20 30 25 50, कुछ भी मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 30। सही बात है। अब अगर ये 30 है, या 30 की जगह कुछ और 30 ही मान लेते हैं, जिसमें 20 छात्र, कितने छात्र? या 5 छात्र बॉयज है और 25 छात्र गर्ल्स है, ठीक है। लड़के कितने हैं? 5। लड़कियां कितनी है? गर्ल्स कितनी है? 25। ठीक है, ऐसा होता है क्या? मतलब ठीक है, होता भी हो, जनरली 50-50 होता है, लेकिन फिलहाल मान लो लड़कों का काल आया हुआ है, ठीक है। तो लड़के कितने हैं? 5 है, और लड़कियां कितनी है? 25 है। सही बात है। और टोटल कितने बच्चे हो गए? 30। समझ में आ गया? तो अब मैं बोलता हूं कि बॉयज की संख्या कितनी, तो क्या बोलोगे? पता है बॉयज के बारे में अगर आपको बताना है तो कैसे बताते हैं कि सर टोटल 30 है, टोटल 30 है, जिसमें 5 बॉयज है। कितने बॉयज है? 5 बॉयज है। समझ में आया? और गर्ल्स का बताना हो, किसका बताना हो? गर्ल्स, तो टोटल 30 है, जिसमें गर्ल्स कितनी है? 25 है। गर्ल्स कितनी है? 25 है। समझ में आया? तो इसको काटोगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 छीके 30, 1/6, ठीक है। और इसका क्या आएगा? 5 25, 5 छीके 30, मतलब 5/6 आया। तो ये किसमें होता है? अनुपात में, कि मतलब 1/6 का मतलब क्या है? टोटल 6 बच्चे हैं तो 1 बच्चा बॉयज है, और गर्ल्स का क्या हुआ? टोटल 6 बच्ची है, तो टोटल 6 बच्चे हैं तो 5 बच्चियां गर्ल्स है। आया समझ में? अब ऐसे क्वेश्चन बना दिया, जैसे समझो कि किसी कक्षा में कितने बच्चे हैं? कुछ बच्चे, मान लेते हैं मैं दे दिया कुछ बच्चे हैं, जिसमें 1/6
बॉयस है, और गर्ल्स मान लेते हैं टोटल कितनी है 25 है। गर्ल्स कितनी है 25 है। गर्ल्स कितनी है 25 है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं निकालो। सेम पैटर्न हुआ, वही वैरायटी हुई ना। क्वेश्चन क्या हुआ कि अब देखो क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं। ये हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन क्या बना कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या 1/6 है और लड़कियों की संख्या 25 है, तो उस कक्षा में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, अब इसको बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, लड़कों की संख्या 1/6 है। 1/6 का क्या मतलब होता है कि टोटल 6 बच्चे हैं, तो उसमें बॉयज कितने हैं 1, तो गर्ल्स कितनी होगी 5। ये बात समझ में आया, सही बात है। अच्छा, ये रेशियो में होता है, तो 1/5 6 हो गया, सही बात है, क्योंकि 1/6 किस में, अनुपात में ना। 1/6 को क्या लिखते हैं, अनुपात को क्या लिखते हैं, बटा। किसके रूप में लिखते हैं, भाग के रूप में। समझ में आया। अब इसको जब चेंज करते तो x से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, x। तो अगर लड़का बोले तो x 1 इंटू एक्स, और लड़कियां बोले तो 5 इंटू एक्स, और टोटल बच्चे 6x। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या बोला, लड़कियों की संख्या कितनी 25 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी 5x है, तो 5x बराबर 25। सही बात है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25/5, 5×25, तो x की वैल्यू कितनी आई 5 आई। क्वेश्चन क्या पूछा, कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हैं 6x है। कुल कितने बच्चे 6x है, तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 6×5 30 आ गया। ऐसे बनाते हैं, समझ में आया। अब इसका शॉर्टकट बताओ कैसे बनाएंगे। देखो शॉर्टकट कैसे बनाना है। क्वेश्चन क्या था कि किसी कक्षा में कितने कितने थे 5, बॉयज कितने थे 1/5, और गर्ल्स की संख्या कितनी थी बताओ। गर्ल्स की संख्या थी 25, और क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या। यही था ना प्रश्न। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाते, देखो सर बॉयज 1 है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 5, टोटल स्ट्रेंथ नहीं 1/6 था ना। क्वेश्चन याद करो 1/6 था, आप वीडियो देख लेना पीछे जाके, 6 ही निकलेगा। ठीक है, तो बॉयज मतलब टोटल कितने थे 6, जिसमें बॉयज कितना था 1 और गर्ल्स कितनी थी 5, तभी तो 5 और 1 6। सही है। तो गर्ल्स की संख्या कितने बोला 25, इतना ही बोला ना। तो कितना गुना है सर, ये 5 गुना है। तो यहां भी ये 5 गुना होगा। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी 30 होगी। समझ में आया। एक बार और बताऊं, देखो अच्छे से सीखो। क्वेश्चन ये था कि किसी कक्षा में 1/6 बॉयज है। सही बात है, लड़कों की संख्या कितनी 1/6। अच्छा 1/6 का मतलब समझते हो ना कि टोटल 6 हो जिसमें एक बॉयज हो, टोटल 6 हो जिसमें एक बॉयज हो, तो गर्ल्स कितनी होगी 5, क्योंकि भैया कक्षा में बॉयज और गर्ल्स के अलावा कोई रहता है क्या। समझ रहे हो, बीच का तो कोई हिसाब नहीं है, या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होगा। तो अगर 1/6 में अगर टोटल बच्चे 6 हैं और एक बॉयज है तो 5 गर्ल्स ही होगी ना। ठीक, लड़कियों की संख्या कितनी है 25, लड़कियों की संख्या 25, तो हमारा कितना आ रहा था 5, और क्वेश्चन कितना बोला 25। कितना गुना ज्यादा है सर, ये 5 गुना ज्यादा है, तो ये भी तो 5 गुना ज्यादा होगा मेरे भाई। तो कितना होगा 6×5 30। अच्छे से समझ में आया। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। आप क्या करो, वीडियो को रोको और ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन क्या था, एक परीक्षा में 1/3 छात्र असफल रहे, 1/3 कितने हो गए फेल हो गए। सही बात है। और यदि पास किए गए छात्रों की संख्या 48 है, जो पास हुए वो कितने हैं 48, तो क्या निकालना है, कुल कितने विद्यार्थी या कुल कितने छात्र हैं। सही बात है ना। अब देखो चलो ये वाला अच्छे से समझे। तो देखो एक कक्षा का बात हो रहा है, आप लोग पहले वीडियो को देखो, खुद से ट्राई करो। नहीं बनेगा ना, ज्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, फिर आप देख लेना नहीं बने तो, और बन जाए तो बढ़िया बात है। सही बात है। चलो अब ट्राई करें। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 1/3, मतलब सॉरी जितने फेल हुए ना, ये क्या असफल रहे, फेल हुए 1/3। क्या मतलब होता है कि सर टोटल 3 थे जिसमें फेल कितने हुए 1, तो पास कितने होंगे 2, तभी तो 3 आएगा। सही बात है। डिटेल कैसे बनाते हैं कि सर फेल हुए x तो 1 × x, पास हुए तो 2 × x, टोटल 3 × x। सही बात है।
तो पास वाले कितने हैं सर? पास वाले 48 है, मतलब 2x बराबर 48। यहां तक कोई दिक्कत भाई? तो x बराबर क्या होगा? 48 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। समझ में आया? तो आपको क्या निकालना है? कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र हैं? कहां गया? 3x है ना, तो 3x, 3 इंटू 24, 24 दूनी 48 दिया 72, मतलब कुल कितने विद्यार्थी? 72। ये देखो भाई आंसर आ गया 72। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते बताओ? देखो डायरेक्ट बता रहा हूं। तो अब ध्यान से देखो, एक परीक्षा में 1/3 छात्र क्या है? असफल रहे, मतलब जो फेल हुए और जो पास हुए, और टोटल ऐसी होगा 1/3 छात्र क्या हुए? फेल हुए। मतलब सर टोटल 3 थे जिसमें 1 फेल हुए तो 2 पास हुआ होगा। सही बात है, टोटल कितने थे? 3 थे जिसमें 1 फेल हुआ तो 2 पास हुआ होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जिसमें यदि पास किए गए छात्रों की संख्या 48, पास की कितनी है? 48। भाई 2 कितना गुना सर? 24 गुना। और मान लो आपको सर ये डायरेक्ट कैसे लिखते हो, समझ नहीं आता, तो आप ऐसे लिखो ना, 2 रेशो बराबर 48, तो 1 रेशो बराबर 48 बटा 2, 1 रेशो बराबर 24। तो आपको कितना निकालना है? 3 रेशो। तो 3 रेशो बराबर 3 इंटू 24, 3 इंटू 24, 24 दिया क्या होता है? 24 दिया 72। समझ में आया? और मान लो आपको समझ में आता है, आपको समझ में आ जाता है, तो क्या करो? 24 गुना ना, तो ये भी 24 गुना, 24 दिया 72। फट से आंसर भाई आ गया। समझ में आया? तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट करके बताता है, मतलब सॉरी, आप उसका आंसर कमेंट करके बताना भाई, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है क्या? यदि 640 रुपए का एक टेबल बेचने पर प्रज्ञा कितने रुपए पे बेच रहा है? 640 रुपए का एक टेबल बेचने पर प्रज्ञा को क्या हो रहा है? 60 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 100 रुपए का लाभ लेने के लिए टेबल को कितने रुपए में बेचना चाहिए? मतलब साफ है, लाभ हानि का प्रश्न है, तो पहले लाभ हानि समझना पड़ेगा ना भैया, तब तो समझ में आएगा। तो अब लाभ हानि समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो जैसे मानो ये पेन मैंने 10 रुपया में खरीदा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 10 रुपया हुआ, मतलब मेरा क्रय मूल्य क्या हुआ? 10 रुपए हुआ। सही बात है। अब ये पेन को मान लो आप में से किसी को बेच दिया 12 रुपए में, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हुआ? 12 रुपया। सही बात है। मान लेते हैं सामने कोई बंदा को नाम लाते, त्रिशा नाम की कोई बंदी है, उसको मैंने 12 रुपए में बेचा है, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? 12 रुपए। लेकिन उस त्रिशा का क्रय मूल्य तो 12 रुपए है। समझे? देखो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस प्राइस में मैं खरीदूं, और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस प्राइस में बेचूं। सही बात है। तो मैंने इसको खरीदा था 10 रुपया में, तो मेरा क्रय मूल्य हुआ 10 रुपया। लेकिन मैंने इसको बेचा त्रिशा को 12 रुपए में, तो मेरा विक्रय मूल्य हुआ 12 रुपए। लेकिन यही 12 रुपया त्रिशा का क्रय मूल्य है। समझ में आ रहा है? और वो अगर 12 का माल किसी को 12 या 15 में बेचेगी, तो उसका क्रय मूल्य 12 था, विक्रय मूल्य 15 था। वो जिसको बेचेगी उसका क्रय मूल्य 15 होगा। तो समझ में आया? एक का बेचा गया मूल्य और दूसरे का खरीदा गया मूल्य अगर सेम है ना, तो एक का वो विक्रय मूल्य, दूसरे का क्रय। अच्छे से आया? तो क्रय मूल्य क्या होता है सर? क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर मैं कोई सामान क्रय करता हूं, मतलब जिस मूल्य पर मैं कोई सामान खरीदता हूं, वो मेरा क्रय मूल्य, मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। ये बात अच्छे से समझ में आया? और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर मैं कोई सामान बेचता हूं या विक्रय करता हूं, तो वो मेरा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अच्छे से समझ में आया? चलो, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते हैं लाभ क्या होता है। तो देखो मान लो मैं एक सामान को 10 रुपया में खरीदा था, 10 का माल को मैंने कितने में बेचा? आप बताओ। 10 का माल को मैंने 12 में बेचा है, मेरे को लाभ हुआ कि घाटा? फायदा हुआ ना, क्योंकि सर आप खरीदे 10 में थे, बेचे 12 में हो, तो फायदा ना होगा जी। समझे? लेकिन अगर यही 10 के माल को मैं 7 रुपया में बेचूं, तो मेरे को फायदा होगा कि नुकसान? मेरे को नुकसान होगा, 3 रुपए का। सही बात है।
तो क्या सीख रहे हैं सर, अगर आप 10 का माल को 12 में बेचते हो तो आपको फायदा होता है, मतलब आपका सेलिंग प्राइस या आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। किससे? क्रय मूल्य से। क्या सीखे? अगर आपका विक्रय मूल्य अगर या सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से, तो आपको क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस से। तो आपको क्या हुआ सर? आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। सही बात है। और अच्छा, कोई बोले कितने रुपए का लाभ होता है, तो क्या बोलोगे? आपका विक्रय मूल्य था, आपका सेलिंग प्राइस था 12 रुपया, आपने खरीदा था कॉस्ट प्राइस कितने पे? 10 पे। सही बात है। तो प्रॉफिट कितने पे हुआ? प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। सही है ना? मतलब तो लाभ का, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बनता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 10 का माल को 12 में बेचा हूं, 2 रुपए कमाया हूं, तो 12 रुपए में बेचा, तो 12 में बेचा, सेलिंग प्राइस क्या था? 12 रुपया। खरीदा कितने पे था? 10 रुपया। तो 12 में 10 घटाओगे तो 2 रुपया क्या होगा? लाभ होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हानि समझते हैं। मैंने अगर 10 का माल को 7 रुपया में बेचा तो घाटा हुआ ना जी। मैंने खरीदा कितने पे? 10 पे, बेचा कितने पे? 7 रुपया पे। मेरे को क्या हुआ? लॉस, घाटा, क्योंकि खरीदे 10 में हो, बेचे 7 में, तो 3 रुपया घाटा। तो घाटा या हानि, हानि कब होता है? हानि तब होता है जब खरीदे गया पैसा ज्यादा है, मैंने 10 में खरीदा और बेचा गया पैसा कम है, 7 में बेचा, तब हानि होता है। मतलब आपका क्या ज्यादा होता है? क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तब मेरे को क्या होगा? हानि। मतलब मैं 10 में खरीदा हूं और कितने में बेचा हूं? 7 में बेचा हूं। 10 में खरीदा हूं और 7 में बेचा हूं, तो मेरे को क्या हुआ? हानि। कितने रुपए का हानि हुआ? तो घटा दो, तो हानि का पता चल जाएगा कितने का हुआ? 3 रुपए का। तो हानि का क्या फॉर्मूला बनता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अच्छे से आया। तो क्या सीखे सर? 10 का माल को 12 में बेचोगे तो आपको लाभ होगा 2 रुपया का। मतलब लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। सही बात है। और हानि कब होता है? जब 10 के माल को 7 में बेचोगे, तो हानि में क्या जाता है सर? क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, खरीदा गया पैसा ज्यादा होना चाहिए और बेचा गया पैसा कम होना चाहिए। 10 का माल को 7 में बेचोगे तब घाटा होगा। सही बात है। तो हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय से और लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय से। अच्छे से आया? तो ये लाभ अच्छे से याद रहेगा। हाँ सर, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, तो मेरे को क्या होगा? लाभ। तो ये अच्छे से आया। चलो बस इतने में बन जाएगा मेरे भाई। देखो अब मैं सिखाता हूं। यहां पर प्रज्ञा के साथ क्या हुआ था, पढ़ते हैं। प्रज्ञा के साथ क्या हो रहा है? देखो प्रज्ञा के साथ क्या हो रहा है। प्रज्ञा ने 640 में क्या करी? टेबल बेचने पर प्रज्ञा को 60 रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, अब एक बात बताना, पहले आप बताना, ठीक है? आप मेरे को बस इतना बताओ, सोचो, मैं पूछ रहा हूं, आप आंसर देना, मन में सोचना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, मैं एक सामान को 25 रुपया में बेचा। कितने में बेचा? 25 में बेचा, ठीक है? आप बताओ मेरे को लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? मतलब फायदा हुआ कि नुकसान? बताओ। मैंने कितने पे बेचा? 25 पे। तो आप बताओ मेरे को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। काहे? पता है सर, पहले कितने में खरीदे वो तो बताओ। यही बोलोगे ना। जैसे मैं बोलता हूं मैंने 20 में खरीदा, तो आप बोलोगे फिर तो फायदा हुआ क्योंकि 20 का माल को 25 में बेचे हो। लेकिन मैं बोलूं कि मैंने 28 में खरीदा था या 30 में खरीदा था, तो आप बोलोगे नुकसान हुआ। भाई 30 के माल को 25 में बेचोगे तो नुकसान ना होगा। तो क्या जरूरी था? आप कितने में खरीदे हो आपको पता होना चाहिए ना। सही बात है, तब तो बताओगे कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान। सही बात है। तो यहां पर प्रज्ञा ने 640 रुपए में बेचा तो है, बट खरीदा कितने में नहीं बताया ना। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा कि प्रज्ञा खरीद कितने में रही है। सही बात है, ठीक। तो प्रज्ञा ने 640 टेबल बेचने पर उसको कितने का घाटा हुआ? 60 रुपए का नुकसान। तो हानि हो रहा है ना उसको। तो हानि का क्या पढ़े? सर हानि कब होता है? आप सोचो, हानि कब होता है?
सर हानि तब होता है जब 10 का माल को आप 7 में बेचते हो। सही बात है, मतलब मेरा क्रय मूल्य ज्यादा होता है 30 से विक्रय मूल्य से, तो हानि का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सही बात है। अब प्रज्ञा को कितने का नुकसान हुआ, 60 रुपए का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ जी, 60 रुपए का नुकसान हुआ है प्रज्ञा को। ठीक, खरीदी कितने में थी नहीं पता ना, तो खरीदी थी मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस पे खरीदी थी, अभी नहीं पता ना तो सीपी रहने दो। बेची कितने में है, 640 में। सही बात है, यहां तो कोई दिक्कत। तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो 60 प्लस 640 कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो जोड़ो कितना होगा, 6 4 10, 700 रुपया। 640 में 60 जोड़ोगे तो 700 आएगा ना जी। तो प्रज्ञा कितने में खरीदी थी, सर प्रज्ञा 700 में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, तो प्रज्ञा का कॉस्ट प्राइस कितना था, 700। ये आया समझ में। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़े। आगे क्या बोलता है, तो 100 रुपए का लाभ लेने के लिए टेबल को कितने में बेचना होगा। आप खुद सोचो, बंदी 700 का खरीदी है, 100 रुपए कमाना चाहती है, कितने में बेचना होगा, सर 700 में खरीदी है, 100 रुपए उसको कमाना है, तो 800 में ना बेचेगी। तो प्रज्ञा का सेलिंग क्या होगा, 800। ए दे 800, आ गया भाई आंसर। इतना आसान होता है, समझ में आया। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर दो, अच्छी लग रही है तो लाइक करो, ठीक है, और शेयर भी करना भाई, ठीक है। चलो, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसका आंसर निकाल के कमेंट जरूर करना। देखो 3 क्वेश्चन तो हम लोग बहुत डिटेल से समझ लिए, अच्छे से समझ लिए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई होगी, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में समझे। सही बात है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो आने वाला क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठवां, ये हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। और आपका क्या काम है भाई, वीडियो को अच्छे से देखना है, जितना मैं क्वेश्चन दिया हूं उसको अच्छे से बनाना है और आंसर कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। भाई मेहनत हो रही है तो भाई शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।